नमस्कार। दहेज लेना और देना ये राजनीतिक बुराई है, सॉरी ये सामाजिक बुराई है। ये एक आज का सुविचार था और इससे शुरू करते हैं आज के बजट के बारे में। तो हमारे देश में इस बजट ने आम लोगों को एक चीज़ सिखाया है। वो ये सिखाया है कि केंद्र में जो सरकार है उसकी सरकार राज्य में नहीं बनानी है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, बिहार जहाँ की क्षेत्रीय पार्टी जेडीयू लीडिंग में है, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू लीडिंग में है, दोनों क्षेत्रीय पार्टी। तो क्षेत्रीय पार्टी को जो सौगात मिला है, तो सवाल उठता है कि हम वोट जो है वो मुख्य धारा की जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं उसको क्यों देंगे? क्योंकि आप तो उनको कुछ देते नहीं हैं। इस बजट में न दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, मध्य प्रदेश को ले लीजिए, महाराष्ट्र को ले लीजिए, आपने नहीं दिया है कुछ। तो हम आपको केंद्र में जो सरकार होगी या है उसको वोट क्यों देंगे? तो ये एक आम आदमी के मन में ये प्रश्न उठेगा कि जब हमें अपने राज्य का विकास करना है तो उस विकास के में केंद्र की सरकार की यदि सरकार अपने राज्य में बनाते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं भला वोट क्यों दूंगा? ये ओपिनियन अब डेवलप होगा। मैं तो बजट के बारे में बात, ऐसे आम तौर पे बजट जो है वो बजट हुआ है। आम आदमी को मैंने अपने जीवन के 20-25 सालों में जो देखा है कि वो ये एक आम आदमी के लिए बजट होता नहीं, ये केवल और केवल भुलावे के लिए रहता है कहीं। अब आप ये बताइए कि आप मनरेगा में मध्य प्रदेश और कई इलाकों में 250 रुपये 8 घंटे का मिलता है, तो ये क्या जस्टिफाई है? और उस पर भी उसका बजट घटा दिया गया। तो कहने का मतलब है कि इंडिया और भारत दो हमारे देश में धाराएं हैं, और उस धाराओं में राजनीतिक जो है वो इंडिया को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसमें कॉरपोरेट हो या ब्यूरोक्रेट्स हो या बड़े बड़े पैसे वाले हों, तो इनको बेनिफिट हमेशा मिलता है। तो ये आम आदमी के लिए कोई भी बजट नहीं होता है, ये केवल हम लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए आयवश का एक सिस्टम है। और इस सिस्टम में हम और आप बहुत बेसब्री से ये कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, आज तक कुछ हुआ है क्या? तो सवाल उठता है कि हम लोग क्यों इसके पीछे इतना भाग दौड़ कर रहे हैं? बजट 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 एक आम आदमी के लिए बजट नहीं होता है, मैं स्पष्ट मानता हूँ। मैंने अपने जीवन काल में जितना भी बजट देखा है, इवन किसी भी सरकार का, ये सब अपर लॉबी और एक संसद में दिया गया भाषण में एक आम आदमी उलझ कर रह जाता है, लेकिन हकीकत में ना उसको महंगाई से छुटकारा मिलता है, ना बेरोजगारी से छुटकारा मिलता है, और ना ही अपने आम जीवन में वो कुछ भविष्य में भी कर पाता है। ऐसा कुछ नहीं है। एक सिंपल सी तो मैंने आपको बात कही ना कि 250 रुपये में एक फैमिली पर डे मजदूरी 8 घंटा करे, कैसे उसका परिवार चलेगा? और ये सरकारें आंख बंद करके हैं। जो पैसा आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ़ करते हैं, क्षमा कीजिएगा, उस माफ़ करने के का मैं बहुत विरोधी नहीं हूँ, परंतु वो जो 250 रुपये में काम करते हैं उनके लिए आपने क्या किया? उनका एक माचिस भी खरीदना है तो उसमें वो टैक्स देते हैं, कुछ भी खरीदना हो, एक बच्चों का दूध का पैकेट लेना हो उसमें भी टैक्स लेते हैं। तो वो बेचारा गरीब मारा जाता है, और कहने के नाम पे प्रधानमंत्री आवास योजना
और दिस दैट खाली ये सब। और कितना भ्रष्टाचार है ये ब्लॉक लेवल से लेकर के अपर लेवल में, अब हमें नहीं दिखता है। तो एक भ्रष्टाचार का एक उदाहरण तो बिहार में ही प्रस्तुत है कि वो कितने 8 9 10 पुल गिर गए और न किसी पर कोई कार्रवाई है न कुछ। तो एक आम जनता के लिए ये सब मैंने बजट ये सब कुछ नहीं है। केवल और केवल अगर बजट है तो बस कॉरपोरेट जगत के लिए होता है, बड़े बड़े बिल्डर्स के लिए होता है, कैसे बेनिफिट पहुंचाया जाता है। हम और आप एक आम आदमी हैं तो आप देख ही रहे हैं कि पेट्रोल जो होना चाहिए 30 40 50 रुपए का वो मिलता है 100 रुपये में। तो ये है एक आम आदमी का दुखड़ा, जो कि आज ये बजट पास हुआ। आपने देखा कहीं भी कोई उत्साह था कुछ, कहीं भी कोई इसकी चर्चा की नहीं। बजट को लोग अब समझने लगे हैं, बजट को लोग समझने लगे हैं कि भैया ये सब से कुछ नहीं होता है, अपना खाओ कमाओ यही काम है। आम लोगों की धारणा, और जब आम लोगों की धारणा ये चलती चली जाएगी इस प्रकार से होगी, तो फिर स्वाभाविक है कि वो अपने जीवन में अपने जीविका के लिए ही काम करता रहेगा, देश के लिए कुछ भला होने वाला नहीं है। तो मैं आज दो बड़े गेनर आंध्र प्रदेश और बिहार, इन दोनों के बजट के बारे में बात करूँ। इनकी बदौलत सरकार चल रही है, ये बात सत्य है। और खुल करके तो कांग्रेस ने और कई विरोधी पार्टियों ने कहा है कि सरकार बचाओ बजट है। तो उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, बस जस्ट जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ कि ऐसा विरोधी पक्षियों ने इस प्रकार की बात कही है। लेकिन हम लोग चलते हैं कि बिहार को और आंध्र प्रदेश को ये जो मेगा बजट में क्या मिला, सच में बहुत से लोग तो बिहार के लोग झुंझुना कहते हैं, विशेष पैकेज मिलना था वो नहीं मिला। तो ये सब बातें हैं, लेकिन खैर उस बातों को भूलिए। और अभी आप देखिए कि ये दो व्यक्ति जो हैं अपने अपने राज्यों के लिए बजट में एलोकेट अपने हिसाब से करवाए हैं, जिसमें कई हजार करोड़ हैं। तो मैं एक नीतीश कुमार से ज़्यादा सिंसियर चंद्रबाबू का नायडू को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने स्टेट के लिए रियल में कुछ काम किया। ये मुझे जलन इस बात की है कि हाँ उनको दिया गया और झारखंड को, अन्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को और सबको नहीं दिया गया, तो ये दुख है। परंतु उनकी सिंसियरिटी का मैं एक दाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक डेवलपमेंट के लिए, अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, जो कि फ्यूचर में उनका काम आएगा, वो क्या है कि एक एक्सप्रेस हाईवे बनवा रहे हैं। कहाँ से कहाँ मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सुना हूँ। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर साथ में उसका बनेगा। तो यानी कि वो एक्सप्रेस कॉरिडोर बनने के साथ साथ इंडस्ट्रियल हब भी बनाना चाहते हैं, जिससे कि वहाँ के बेरोजगारों को बेनिफिट मिले, और दूसरा आईटी हब बनाना चाहते हैं। तो ये उनका ही नहीं, बल्कि ये देश के विकास का एक काम है। अब आइए नीतीश कुमार जी, टूरिज्म को डेवलप करें, उसके लिए गया राजगीर वगैरह का कुछ एक्सप्रेस हाईवे बनेगा, फिर एक कॉरिडोर बनेगा जो गंगा के नदी के किनारे बनेगा। एक्सप्रेस हाईवे का मतलब होता है कि आप गाड़ी स्टार्ट किए और 100 किलोमीटर के बाद कोई कट आएगा। बिहार में ये संभव है। और उस एक्सप्रेस हाईवे का क्या उपयोग है? केवल और केवल कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा देना। और वो भी कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर आएंगे? गुजरात से आएंगे, महाराष्ट्र से आएंगे, अन्य जगह से आएंगे। यहाँ के लोग मजदूरी करेंगे, जो कि पहले से करते हैं। होना ये चाहिए था कि इन पैसों को लेकर के एग्रो इंडस्ट्री कुछ डेवलप करते हैं, कुछ ऐसा इंडस्ट्री को मंगाते जो कि यहाँ पे मखाना होता है,
यहाँ पे बाजरा होता है, सेरेलेक की जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो पंजाब में खोल के रखी है वो बिहार में खोल सकती थी। बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाने चाहिए थे। तो एग्रो पर यदि बिहार ध्यान दिया होता तो उनकी लोगों की बेरोजगारी दूर होती और पलायन रुकता। लेकिन यहाँ के नेता पलायन को रुकने नहीं देना चाहते हैं और कॉरपोरेट जगत जो है वो मजदूर का एक हब बनाना चाहते हैं। अगर आप अपने घर में ही काम करने लगिएगा तो फिर मजदूरी कौन करेगा गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में। तो ये एक सिंपल सी बात है कि मजदूरों का हब बनाए रखना चाहते हैं। मजदूरों का हब यदि आप बना के रखिएगा तो लोग बाहर पलायन करेंगे और लोग यहाँ के नेता चाहते भी नहीं हैं कि यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हो। किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा, वरना एक्सप्रेस हाईवे लगे क्या आप चाटिएगा उसको? बना और खत्म। क्या उससे बेनिफिट है जरा बताइए, क्या बेनिफिट है? आप एग्रो इंडस्ट्री में क्यों नहीं ध्यान दिए? इन्वेस्ट वहां पर क्यों नहीं करा? बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोरेज, लीची का, आम का, कई ऐसी चीजें हैं बिहार में। उसको उस फ्रूट का या मतलब अनाजों का भंडारण के लिए आपने बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोरेज खोला होता है। जिले जिले में बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोरेज खोला होता है तो वहाँ के किसानों को फायदा होता है। इस एक्सप्रेस हाईवे से क्या बेनिफिट है हमको तो नीतीश कुमार जी समझाए या और भी नेता हमें समझाए, क्या बेनिफिट है भैया? अच्छा, एक तो ये हुआ। नीतीश कुमार जी ये भी कर सकते थे कि एक आईटी हब बना सकते थे। भारत में पूरे बिहार के आईटी सेक्टर में 12 से 13 लाख लोग हैं जो जॉब करते हैं बाहर। अगर एक आईटी हब बनता कहीं पर, तो आईटी हब बनता तो वो लड़के जो बाहर जा रहे हैं वो यहाँ पर जॉब क्रिएट होती है, उससे पैसा आता उनके पास, तब वो मार्केट में खर्च होता है। तो लोग जो हैं वो इस अपरोक्ष रूप से डेवलपमेंट का फ़ायदा उठाते हैं। परंतु ये बजट खास करके बिहार में जितना भी पैसा आ रहा, लोग भले खुश हो जाएं, लेकिन एकदम साफ